Hello guys, welcome to our YouTube channel Learnify IQ. This is Meghna Kanojia. First, let me introduce you all about our YouTube channel. So our channel is based on the preparation of competitive exams. As we all know that nowadays questions from science have been asked maybe to check your rationality. So we are going to study here basic or elementary science and our first topic is cell structure and functions. This is lecture 1 of biology. ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल क्या है। कि अगर आपको सेल का पूरा चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेल क्या है। सेल क्या है, हम सब ने छोटी क्लासेस से एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर एक और डेफिनेशन सुनी होगी कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके लिए हम इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं। हम स्ट्रक्चरल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर मीन्स इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और अदर साइड हम इसे फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? अब जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ले लो, कोई कुछ भी ले लो, वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चर सबका उससे ही फॉर्म हो रहा है, सेल से। फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तब आपकी बॉडी में या फिर प्लांट्स हो, इन सब में भी कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो किसके अंदर हो रहा है? इट इज अकरिंग इनसाइड द सेल हो रहा है। इसलिए हम इसे बोलते हैं इट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि आपकी बॉडी या किसी बॉडी के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? एक सेल के अंदर ही हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है, तो वो भी कहाँ पर हो रहा है? सेल के अंदर ही हो रहा है। That's why cell is known as the structural and functional unit of life because it forms the structure of all living organisms, and it is functional because it is a site of many biochemical processes. नेक्स्ट हम समझते हैं कि सेल्स से इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्योंकि सेल्स बहुत छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पर इसको ये सेल्स है। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, ये वर्ड भी आपको याद रखना है कि जब आपने सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स को कंबाइन किया तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। ये आपका क्या फॉर्म हो गया? ये आपका बन जाता है टिश्यू फॉर्म हो जाता है। फिर जब ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन होंगे देन दे विल फॉर्म एन ऑर्गन। यहां पर आपका क्या फॉर्म हो गया? कोई ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। अब ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं? आपकी किडनीज आपका ऑर्गन है, ठीक है। लंग्स हो गए तो लंग्स ऑर्गन हो गया, हार्ट ऑर्गन हो गए, ठीक है, स्टमक हो गया। ये सारे क्या है? आपके ऑर्गन से। और ऑर्गन से फाइनली क्या फॉर्म होता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक। इसके बाद क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अब भी अलग अलग सिस्टम्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो ये सब क्या है? आपके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है आपकी बॉडी में। तो और उसके बाद से ये बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। तो एक साइकिल हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले सेल्स थे, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स विल फॉर्म इन टिश्यू, will form a tissue, and group of similar types of tissue will form an organ. Organs will form an organ system and it will finally constitute your body, ठीक है। इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। आप सबने ईंटें देखे होंगे, जब हम एक घर बनाना होता है तो हम इस छोटे छोटे ईंट को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको आपस में जोड़ दिया तो आपकी एक वॉल बन जाती है, दीवार बन गई, ठीक है। अब इस दीवार को आपस में अलग दीवारों को जोड़ जोड़कर आप क्या बनाते हैं? अलग अलग रूम्स बना देते हैं, ठीक। अलग अलग रूम्स से फाइनली आपका क्या बन जाता है? घर बन गया। तो जैसे ये, ठीक है। अब आपने इन छोटे छोटे ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई, ये एक दीवार हो गई, ये दूसरी दीवार हो गई और एक और हो गई।
तो ये रूम बन गया। फिर आपने ऐसे ही करते रहा, इसी प्रोसेस को रिपीट किया, तो आपके अलग अलग रूम्स बन जाते हैं। तो ये जो ब्रिक्स हैं आपके, ये क्या बना रहे हैं? आपके सेल्स हैं। ठीक, ब्रिक्स क्या है? सेल्स हैं। उसके बाद जो आपने रूम्स बनाए हैं वो सेल से बनकर ये जो एक वॉल बनी है, एक वॉल क्या है कि टिश्यू है। ऐसी बहुत सारी वॉल्स हैं, तो सिमिलर टाइप्स की वॉल्स को ही आपने मिलाया तो क्या बन गया? आपका ऑर्गन बन गया। तो ये जो रूम है वो ऑर्गन्स है, और ऑर्गन्स के बाद ये अलग अलग रूम्स जो हैं वो आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और फाइनली ये पूरा क्या हो गया? आपका घर। तो ईंट जो थे वो आपके सेल्स हो गए, जो वॉल्स बनी वो आपके टिश्यू, जो अलग अलग रूम्स बनाए हमने, ये अलग अलग रूम्स वो आपके ऑर्गन्स हो गए, और इन सारे रूम्स को कॉन्स्टिट्यूट करके जो आपका पूरा घर बन रहा है वो आपका बॉडी हो गया। ठीक, तो यहां से आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम इसको डेफिनेशंस देख लेते हैं सबकी। व्हाट इज अ सेल? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर भी हमने समझ लिया बिकॉज इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमने फंक्शनल भी समझ लिया बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इनसाइड योर बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू में हमने देखा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यूज। सिमिलर क्यों है? उनकी ओरिजिन में सिमिलर है, जहां से वो ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उनका ओरिजिन पॉइंट है। तो यहां से जितने भी टिश्यू बन रहे होंगे, ये अलग अलग टिश्यू बन रहे हैं, मतलब एक ही टिश्यू है तो उसका ओरिजिन पॉइंट सेम होगा, वो काम भी एक ही कर रहे होंगे, दे आर परफॉर्मिंग द सेम वर्क, एंड स्ट्रक्चर भी उनके सिमिलर ही होंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर सेम इन ओरिजिन, वर्क एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने जैसे ईंट का एग्जाम्पल लिया कि हमने बहुत सारे ईंट जोड़े, तो ये जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है ना वो आपको अलग अलग ईंट की तरह ही दिख रहा है कि आपने ये सारे ईंट को जोड़ा, और फाइनली ये सारे सेल्स थे, सेल्स को कंबाइन करने के बाद क्या बन गया? आपका टिश्यू बन गया। तो ये हो गया आपका टिश्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स इन ग्रुप ऑफ टिश्यूज, यूनिट स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसा यूनिट होता है टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब मिलेंगे तो एक ऑर्गन बना रहे हैं। अब एक ऑर्गन जो होता है ना वो काफी वेल डेवलप्ड होता है बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, इसलिए क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। ठीक, तो जैसे अगर वेल डेवलप्ड में देखोगे ऑर्गन्स, तो आपका हार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये भी देख लेते पहले, लंग्स है आपका, लिवर एक ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आएंगे। तो आगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है। अगर किडनीज है आपकी एक ऑर्गन, तो किडनीज वेल डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं? ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं। ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं। नेक्स्ट अगर आप हार्ट देखोगे तो ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन मैनेज कर रहे हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए केपेबल है, इसलिए ऐसा यूनिट है जो स्पेशलाइज्ड है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज नोन एज ऑर्गन। ये बहुत सारे ऑर्गन्स है, किडनीज है आपके पास, पेनक्रियाज है, यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इंटेस्टाइन्स हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, हार्ट हो गया। ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ब्रेन है। दीज आर ऑल योर ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमने देखा कि अब ये सारे ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट करके हम क्या क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे? सेल्स बने, सेल्स से क्या बन रहे हैं? टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं, ऑर्गन के बाद क्या बन रहा है? ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बॉडी बना रहे हैं। इट कैन बी अ ह्यूमन बॉडी या फिर बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा फंक्शन, मतलब एक क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है। तो सिंगल स्ट्रक्चर बट इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, और वो 4 मेजर काइंड्स हैं। फर्स्ट है आपके सेल्स, सेल्स के बाद है टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बाद क्या हो जाता है? सिस्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ टिश्यू, व्हाट इज एन ऑर्गन, एंड
फाइनली ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये सारी चीजें मिलकर। ये छोटे स्ट्रक्चर्स हैं और उनसे एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे छोटे एग्जाम्स में सारे डेफिनेशंस मतलब सारे फैक्ट्स पूछ लेते हैं कभी कभी। तो एक पेड़ होता है, अब इस पेड़ से एप्पल नहीं गिरने वाला है। ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट थे रोबोट हुक। ठीक है, रोबोट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पेड़ का आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस मतलब ये एक कॉर्क स्लाइस है। कॉर्क स्लाइस मतलब क्या होता है, पेड़ की छाल। पेड़ की छाल में क्या प्रेजेंट होता है, वो जो छाल है पेड़ की वो किससे बनी है, डेड डेड सेल्स से बनी हुई है। तो वहां पर उन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखा कि ये जो पेड़ की छाल है इसमें उनको कुछ डेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। डेड सेल्स है मतलब ये क्या होंगे, नॉन लिविंग सेल्स होंगे। तो नॉन लिविंग सेल्स दिखाई दे रहे हैं उनको, और नॉन लिविंग सेल्स से ही डिस्कवरी की उन्होंने नॉन लिविंग सेल की। तो रोबोट हुक वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर नॉन लिविंग सेल। ही डिस्कवर्ड सेल इन कॉक्सलाइज विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो अगर उन्होंने नॉन लिविंग सेल पहली बार उन्होंने डिस्कवर किया तो टर्म सेल भी उन्होंने ही दिया होगा। इसलिए रोबोट हुक, अगर सेल टर्म आ जाए या फिर नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी पूछ ले तो किसने डिस्कवर किया है, रोबोट हुक ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं लिविंग सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की है और ये वाला जो इन्होंने किया है वो 1665 में किया गया। ये फैक्ट है, एनसीईआरटी में दिया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कब किया, 1665 में। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स क्या है, एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक ने किया है। इनको फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लिविंग सेल्स थे, इन्होंने पॉन्ड वाटर एक तालाब के ऊपर देखा कि इनको दिखाई दे रहे सेल्स, तो वहां पर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरिया। कुछ और चीजें भी डिस्कवर की इन्होंने, आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। अभी इनको आगे जब हम सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, स्प्लीन सेल्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी भी किसने किया, एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक ने किया। एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अभी जब हम देखेंगे कि सेल है, तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, मतलब उसके जो सब पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स। अब इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आपको गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारे नाम पढ़ने होंगे, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास एक न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया है, न्यूक्लियस इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया। कंफ्यूजिंग नेम्स हैं, रोबोट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुएन हुक, तो इससे याद रख लो कि यहाँ पे क्या है, ये जो न्यूक्लियस है वो ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो अगर ब्राउन कलर का दिख रहा है तो किसने डिस्कवर्ड किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हमने जो फैक्ट्स पढ़े हैं, डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, इट इज डन बाय रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स इज डन बाय एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये सारे कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। ठीक है, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, मीन सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। देयर वर टू बायोलॉजिस्ट, स्लाइडीन एंड स्वान। अब इन्होंने क्लैरिफाई किया, इनका बेसिकली स्पेसिफिकेशन था दो चीजों पर, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड व्हाट दे टोल्ड दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये भी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हो, उस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। मीन सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ देयर लाइफ। एंड वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट, स्वान, ही समहाउ डिफरेंशिएटेड बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंशिएशन किया। पहला डिफरेंशिएशन इनका क्या था, पहला डिफरेंशिएशन इनका था कि जो एनिमल सेल हैं और उसके सामने जो प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल के बाहर ना कोई आउटर कवरिंग नहीं प्रेजेंट है, मतलब इसमें एक सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, जो कि प्लांट सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ये क्या है, प्लांट सेल है, और ये क्या है, एनिमल सेल है। तो इसके बाहर ये आउटर कवरिंग मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल के बाहर आउटर कवरिंग क्या है, एब्सेंट है। सेल वॉल बेसिकली अ वॉल
विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। ठीक है, ये बेसिकली सेल को कवर करके उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, सेल वॉल हो गया। तो जो स्लाइडीन है इनका स्पेसिफिकेशन किस में था, प्लांट सेल पे था, एंड जो श्वान है उनका स्पेसिफिकेशन किस पर था, एनिमल सेल पर था। तो इन्होंने वही चीज बता दी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मींस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, and Schwann explained that cell wall is present in animal plant cell but it is absent in animal cell। ठीक है, इसी थ्योरी का फर्दर एक्सपेंशन किया गया और उसमें बताया गया कि अगर एक सेल है या फिर बहुत सारे इस तरीके से सेल्स हैं, तो ये सारे सेल्स क्या हैं, किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता होगा और उससे क्या हुआ है, नए सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, और ये चीज किसने दिया था, वर्च्यू नाम के एक और बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्लेरिफाई किया कि जो सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। इट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओमनेस सेल्युलस सेल्यूला मींस ही हैज गिवन द स्टेटमेंट। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या क्लेरिफाई करती है, ये स्टेटमेंट क्लेरिफाई करती है आपको कि जितने भी सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पर एक कोई सेल रहा होगा, ओल्ड सेल मान लेते हैं इसको। ठीक है, इससे ये नए सेल्स फॉर्म हो गए, ये सारे सेल्स क्या है, न्यू सेल्स हैं जो किसी ओल्ड सेल से फॉर्म हो रहे हैं। एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज सेल लीनिएज थ्योरी। ठीक है, लीनिएज क्या दिखाता है कि हमारे पीछे भी एंसेस्टर्स थे और ये वही एंसेस्टर्स है जिससे एक नई जनरेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेल लीनिएज थ्योरी। इट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी दो थ्योरीज क्लियर हो गई, एक तो सेल थ्योरी क्या थी और उसका एक्सपेंशन फर्दर वर्च्यू ने किया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेल लीनिएज थ्योरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना है ना वो हमें सेल्स के बेसिस पे पढ़ना है कि अगर किसी के पास एक सेल है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर किसी के पास दो सेल्स, मतलब सीधा सीधा क्लासिफिकेशन दो ही पढ़ना है कि मल्टी है, एक है या फिर एक से ज्यादा सेल्स हैं। तो ठीक है, वन सेल्स मतलब यूनिसेलुलर क्या इंप्लाई करता है कि सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर क्या इंप्लाई कर रहा है कि डाइवर्सिटी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अभी मैंने बहुत सिंपल बना दिया इसको, बट ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सेल है, और यही एक सेल इस ऑर्गेनिजम्स के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे उसको कैरी करने में ये एक सेल ही हेल्प कर रहा है उसको। तो इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच देयर होल फंक्शनिंग इज डिपेंडेंट ऑन वन सेल ओनली। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमीबा। अमीबा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने छोटी क्लासेस में इस तरीके का अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, मे बी आपको याद हो याद ना हो। इसके अंदर क्या होता है, एक ही सेल प्रेजेंट होता है और ये एक सेल अमीबा की सारी फंक्शनिंग में हेल्प कर देता है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखोगे तो बैक्टीरिया भी है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, वही सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या था, डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मीन्स ये हो गया आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक, दिस इज योर ऑर्गेनिज्म, और इसके बाहर, इसके अंदर जो है, इसके अंदर अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ सेल्स हैं कुछ सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इस एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, अब इन सेल्स के जो शेप और साइज होंगे ना वो भी डिफरेंट होंगे। देखो ये वाला सेल आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये सेल थोड़ा छोटा दिख रहा है, इस सेल का शेप ही अलग दिख रहा है आपको। तो ये जो शेप एंड साइज है, दे हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। ठीक, डिफरेंट शेप होंगे एंड डिफरेंट साइज होंगे, और वो किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही इन सेल्स के शेप एंड साइज होंगे। ठीक है, मीन्स देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है कि आपने काम डिवाइड कर दिया है, जैसे आपके घर में होता है
कि पापा कुछ अलग काम कर रहे हैं, मम्मी कुछ अलग काम कर रही है, बच्चे कुछ अलग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करके दे रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स, एनिमल्स और फंगई। प्लांट्स और एनिमल्स तो आप हर जगह पढ़ोगे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर एक ही सेल थोड़ी ना प्रेजेंट है जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग सेल्स हैं। जिस तरीके से आपके हैंड्स, आपकी बॉडी में हैंड्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेग्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपका माउथ है, वो अलग से कोई फंक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस अलग अलग सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। तो मेनी सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगई। ये सारे एग्जाम्पल्स, और भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ सेल्स ही पढ़ना है, लेकिन टाइप्स ऑफ सेल्स किसके बेसिस पे पढ़ना है? टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ना है हमें न्यूक्लियस के बेसिस पर, ठीक है। अगर थोड़ा सा वापस आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे सेल है, ठीक है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने सिर्फ तब ये पढ़ा था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। डिस्कवरी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या हम ये तब पढ़ रहे थे ना कि ये न्यूक्लियस ब्राउन कलर का दिखता है, इसलिए रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की, ऐसे करके हमने कुछ फैक्ट याद किया था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होंगी, अलग अलग ऑर्गन्स होंगे। जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं फंक्शन करने के लिए, सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, एंड इन्हीं ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स कह रहे हैं। इस ऑर्गेनल में एक न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल ही है, और हम टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बेसिस पे। न्यूक्लियस के बेसिस पे ना टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होते हैं आपका प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कैसे होते हैं? आपके यूनिसेलुलर। अभी हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्लासिफिकेशन देख लिया ना। अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ यूनिसेलुलर है, मींस उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो मल्टी सेलुलर में, मतलब प्लांट्स आपके यूकेरियोट्स हो गए, ठीक है। आपके एनिमल्स भी क्या हो गए? यूकेरियोट्स हो गए। आप खुद क्या हो? यूकेरियोटिक क्लासिफिकेशन में आते हो, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। जैसे जब आपके पास यूकेरियोटिक सेल्स है, तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक सेल ऑर्गेनिज्म, ये सारे सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारे ऑर्गेनल्स आगे जाकर पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में, और उनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनल्स। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब देखो न्यूक्लियस का और भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस होता है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये देखो सबसे अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर जो बाहर ये जो रेड अलग से पार्ट दिख रहा है जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। फिर आता है क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन भी समझेंगे हम। क्रोमेटिन डीएनए हो गया, ठीक है। डीएनए क्या होता है आपका? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ये न्यूक्लियस है, तो इसलिए न्यूक्लियस पे ही आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। जो आपका डीएनए मटेरियल होता है ना, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल बोल सकते हैं। क्रोमेटिन हो गया और न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, जो बाहर वाला कवरिंग ये दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स, ये वो एनवेलप हो गया जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। तो न्यूक्लियस सब डिवाइडेड इन न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर एनवेलप पे। तो अभी हम इसमें पहला तो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है यूकेरियोटिक सेल्स पर, बट यहाँ पे आप देखोगे ना प्रोकैरियोटिक सेल्स पे, तो आपको पूरी जगह पर न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे लेबलिंग में आपको न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस न्यूक्लियोइड अलग से प्रेजेंट है, डीएनए,
क्योंकि डीएनए मटेरियल्स तो होंगे इस पर, बट न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है। इसके बाद आती है क्रोमोसोम्स की बात, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि ये क्रोमोसोम आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? जो आपका डीएनए है ना, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक, वो बना हुआ है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे धागे तोड़ देते हैं ना, इस तरीके से क्रोमोसोम्स दिखते हैं, और ये आपके न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम इज अ लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स हैं, उसमें क्या है? सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक, एक ही क्रोमोसोम होगा। बट यहाँ पे आपके सिंगल क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं और मल्टी क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मल्टी होंगे, यहाँ पे सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट चीज भी समझ लेते हैं, यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। एक हम स्लाइड यूज करके ओके, अब यहाँ पे अच्छे समझते हैं, ठीक है। डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं किसके बीच में? प्रोकैरियोट्स के बीच में एंड यूकेरियोट्स के बीच में। फिर हम सारा डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। अभी हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ना होता है, दो टाइप्स का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, विच इज सेक्सुअल एंड अदर इज एसेक्सुअल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो, जब आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे, तो यहाँ पे दो पेरेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेकर देखें, तो फीमेल के एग्स और मेल में स्पर्म्स, फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म्स जब फीमेल के अंदर यूटेरस पे जाकर इनका फ्यूजन होगा, तब इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। तो अब ये इनका बस आपस में फ्यूजन हो रहा है, और फ्यूजन से क्या फॉर्म हो रहा है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। फ्यूजन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो जब दो पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जब एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बस इतना भी आपको याद रखना है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स है ना, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, जैसे कि अमीबा में होता है रिप्रोडक्शन। पर जो आपके यूकेरियोट्स है ना, यहाँ पे आपका एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। मतलब सेक्सुअल तो होता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ लिया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होंगे। बट जो आपके यूकेरियोट्स हैं, ये कैसे होते हैं? आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे ना, तो यहाँ पे आपको हर एक सेल के बाहर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। बट ऐसा ना प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, उसके उसके पास जो ऑर्गेनल्स है उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। एक बार इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है अलग अलग, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, इसके बाहर ये देखो एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो ये एक ऑर्गेनल है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट यहाँ पे आओगे ना, तो आपको कोई भी यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनल्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन अलग से नहीं है, तो इसलिए यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट हम क्या समझ रहे थे? ऑर्गेनल्स हो गया। फिर उसके बाद समझते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। अब सेंट्रोसोम यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रोसोम, इसका छोटा यूनिट होता है सेंट्रोइल। आपके पास कहीं पर सेंट्रोइल लिखा है तो उसका सेंट्रोसोम का ही छोटा यूनिट है।
ये जो सेंट्रोइल होते हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। अब क्यों प्रेजेंट है सेंट्रोसोम आपके सेल के अंदर? इसलिए प्रेजेंट है ताकि ये सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का, वो किसके वजह से फॉर्म हो रहा है? सेंट्रोसोम उसमें हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सेंट्रोइल्स, जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल रिंग्स है। ठीक है, मेन फंक्शन है सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्लस ये जाकर फर्दर सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। तो इसलिए सेंट्रोइल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स। और कहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल पर भी। अगर यूकेरियोट्स में भी बात करोगे तो प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, बट सेंट्रोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है? सिर्फ एनिमल सेल पे प्रेजेंट है। ठीक, सेंट्रोसोम हो गया। उसके बाद एक और चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी समझते हैं कि व्हाट इज सेल डिविजन। ठीक, सेल डिविजन अलग अलग होता है। तो बात करते हैं आपके हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि आपका सेल डिवीजन किस तरीके से हो रहा है? पी लिख देते हैं और ई लिख देते हैं। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होता है बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, फिजन दो टाइप्स के होते हैं, फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है, सॉरी। तो जो फ्यूजन होता है इसमें क्या होता है कि दो सेल्स आपस में मिक्स हो रहे होंगे, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू सेल। फ्यूजन हो गया। फिजन पर समझते हैं। ठीक है, फिजन होता है। और फिजन क्या होता है कि जब एक सेल दो में डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं फिजन। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी मीन्स टू में टूट जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये पेरेंट सेल था। पेरेंट सेल के बाद इससे न्यू टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेल टूट रहा है और फॉर्म कर रहा है दो नए डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? बाइनरी फिजन हो गया। यूकेरियोट्स में जो सेल डिवीजन होगा इट कैन बी थ्रू माइटोसिस। ठीक, या तो माइटोसिस होगा उसमें, या फिर क्या हो सकता है? मियोसिस होता है। मियोसिस, MeioSis, मियोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से हो सकता है। अब माइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है? आपके पास एक ये है पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके थोड़े डीएनए मटेरियल्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको चार ही, मतलब ये ले लो, चार प्रेजेंट है अभी। ठीक, समझने के लिए। इसके बाद इसमें क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ इस तरीके से, चार थे ना वहां पर, अब ये 4, 1 2 3 4, अब ये क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट्स हो गए। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे टू न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, टू न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जा रहे हैं। तो इस पे इस तरीके से सेपरेशन हो जा रहा है वापस से। जो क्रोमोसोम्स थे ना, तो यहाँ पे कितने फॉर्म हो रहे हैं? टू न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये माइटोसिस का प्रोसेस है डीएनए से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या हो रहा है? हमारे पास एक पेरेंट सेल था ये, इसमें भी क्या थे? कुछ आपके डीएनए मटेरियल्स प्रेजेंट थे। इसके बाद यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस हो गया। तो हम बना देते हैं इस तरीके से, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी समझने के लिए ऐसा बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे कितने फॉर्म होते हैं? 4 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। जो मियोसिस का प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक बार में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये चलता जाएगा कि कंटिन्यूएशन में इसके बाद से और फॉर्म होंगे डॉटर सेल्स, फिर यहाँ पर भी 1 से 4 फॉर्म होंगे डॉटर सेल्स। ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ। इसके बाद ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने फॉर्म हो रहे हैं? 4 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं कि जो माइटोसिस है ये बॉडी सेल्स का डिवीजन करता है। जब बॉडी सेल्स का डिवीजन होता है ना, तो उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। अगर सेक्स सेल्स का डिवीजन हो रहा है तो सेक्स सेल्स के डिवीजन में क्या होगा? सेक्स सेल के डिवीजन में आपका मियोसिस का प्रोसेस होगा। तो माइटोसिस डिवीजन होता है बॉडी सेल्स पे, एंड सेक्स सेल्स का डिवीजन होता है थ्रू मियोसिस। ठीक, नेक्स्ट है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल्स एक ही बार हो रहा है, ओनली वंस। एक बार टूट गया ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कितने बार हो रहा है?
यही एक सेल था, बट ये सेल 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल्स अकर्स ट्वाइस। फिर वापस ये होगा तो एक ही सेल फिर 4 में टूटेगा, ठीक है, ये सेल फिर 4 में टूटेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार हो रहा था कि एक सेल एक बार टूट गया 2 में, और यहाँ पे एक सेल ही 2 बार टूट रहा है, तो ट्वाइस अकर हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे थे, बैक टू आवर टॉपिक, तो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जैसे अमीबा हो गया, और या पैरामीशियम है उसमें हो गया। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है दैट अकर्स टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस होते हैं। एग्जांपल्स देख लेंगे। अभी यहाँ पर जो डिफरेंसेस देखे थे, जैसे अभी तो ये स्ट्रक्चर आपको अभी नहीं समझ में आएगा, शायद जब हम अलग अलग फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन होता है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ दें फ्लो चार्ट पर कि देखो ये डिफरेंसेस क्या थे, कि सेल ऑफ, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट था, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसके बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी वो भी एब्सेंट होगी, तो प्रोकैरियोट्स लैक्स सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बिकॉज न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है ना, तो दैट इज न्यूक्लियस का ही पार्ट था, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम होता है, बट यहाँ पे सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। हमने सारे टर्म्स इसलिए पहले समझ लिए, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल है, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा है, बोथ सेक्सुअल हो सकता है और एसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल हो सकता है। क्रोमोसोम्स जो है ना बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और क्रोमोसोम्स का काम क्या था कि यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में जब भी कोई जेनोमिक इंफॉर्मेशन पास करनी होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या थे, लॉन्ग, क्रोमोसोम्स इज अ लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, और इसका काम क्या होता है इनहेरिटेंस के टाइम पे, जब आपके पेरेंट से आपने कोई चीज इनहेरिट हो रही है, तो उसमें पेरेंट के थ्रू आपके अंदर जेनेमिक या जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हुई है, ठीक है, कुछ चीजें आइडेंटिकल होती हैं आपके पेरेंट्स की तरह ही आप में, तो वो जेनेमिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम योर पेरेंट टू यू। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल था, यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल देख लिया था। फिर सेंट्रोल यहाँ पे एब्सेंट है, और यहाँ पे सेंट्रोल प्रेजेंट है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, सिर्फ एनिमल सेल पे प्रेजेंट है, प्लांट सेल पे नहीं है। सेल डिवीजन न्यूक्लियर फिजन के थ्रू होता है, और सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर का भी एग्जाम्पल था, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो हो गया। इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा आपका, जो एग्जाम्पल है वो तो हमने देखे थे, प्लांट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, जो आपके इसका एग्जाम्पल है। सो दिस इज क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल। और हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज इसमें आई जो आपको समझ में नहीं आती, वो सारी भी देख लिया है।